चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। देखने वाले हैं हम एसके झा सर का ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट है, ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 7 देखने वाले हैं और ये वॉल्यूम 2 का। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 6 तक नहीं देखा है तो मैथ एसके झा वॉल्यूम 2 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि वहां मैं PDF दे देता हूं तो आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि 120 के 40% का 50% कितना होगा। अब का मतलब क्या होता है, गुना। तो 120 का 40% का मतलब होता है कि 40/100 गुना 50% का मतलब होता है कि 50/100। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से ये 1 0 कट गया, ये 5 दूना 10, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 3.1/4 भागा मिडिल ब्रैकेट 1.1/4 माइनस 1/2 स्मॉल ब्रैकेट 2.1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6, ये ऊपर बार है। देखिए सबसे पहले हम उसी का काम करते हैं जिसके ऊपर क्या होता है, बार होता है। अब इन दोनों के ऊपर बार है तो सबसे पहले हम इन्हीं लोगों का काम करेंगे। इन लोगों का काम करेंगे तो देख रहे हैं कि 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 4 3 12, यानी कि 3 माइनस 6 दूना 12, 2। ये क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 1/12। इसको देखें 2 दूना 4 1 5/2, तो ये स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, 5/2 माइनस 1/12। फिर इसका हम काम करेंगे तो यहाँ भी एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 एलसीएम हो जाएगा, 2 6 12, 6 5 30, माइनस 12 से 12 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा 29/12, यानी इतना क्या हो गया 29/12। अब ये गुना है, इसको भी स्मॉल मिडिल ब्रैकेट लेते हैं, 4 × 4 1, 5/4 माइनस ये 1/2 गुना 29/12, तो ये क्या हो जाएगा 5/4 माइनस ये हो जाएगा 29/24। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 24 एलसीएम हो जाएगा, 4 6 24, 6 5 30, यानी कि 30 माइनस 29, यानी कि 1/24, यानी कि इतना काम हो गया 1/24 में। अब देखिए इसको देखेंगे, 3 चौक 12 13/4, यानी कि 13/4 भागा 1/24। अब इसको पलट देंगे तो हम लिख सकते हैं 13/4 गुना 24/1, 4 6 24, 13 6 78, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 78 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि बिंदु -2 -5 का y अक्ष पर प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, -2 और -5। अब देखिए ये क्या होता है, ये x होता है और ये y होता है। अगर हम डायग्राम बनाएं तो दाहिने साइड x, बाएं साइड -x, ऊपर क्या होता है y और नीचे -y। अब x इधर माइनस है तो यहाँ पे -2 किधर होगा, यहाँ पे होगा एक स्थान पे। अब y क्या है -5, तो y -5 यहाँ पे होगा -5। अब कह रहा है कि y अक्ष पे, अगर y अक्ष पे अगर हम प्रतिबिंब रखें, अगर 2 5 देखिए इस तरीके से होगा, यही होगा। अगर y अक्ष पे अगर प्रतिबिंब हम रखेंगे तो 5 जहाँ है वहीं रहेगा, ये -2 पलट के किधर आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब हो जाएगा 2 और -5, यानी x प्लस में आ जाएगा और y माइनस का माइनस रहेगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। बॉय और गर्ल का जो अनुपात है वो 7:5 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 360 हो तो उनमें लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी। टोटल 360 स्टूडेंट है, यानी कि बॉय और गर्ल मिला के, तो 7:5 रेशियो का वैल्यू अगर 360 है तो एक रेशियो का वैल्यू क्या, 12 36 30 हो जाएगा। तो बॉय कितना हो जाएगा, 7, इसमें 30 से गुना कर देंगे तो बॉय की संख्या कितनी हो जाएगी, 210, और गर्ल की संख्या हमसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा 150। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉय की संख्या कितनी होगी, तो बॉय की संख्या 210 होगी। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि 5/6, 3/2, 7/4 और 9/8 को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे बड़का पहले, फिर ओकरा से छोटका, ओकरा से छोटका, ओकरा से छोटका। इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर 5/6 को देखें तो 5/6 को हम लिख सकते हैं 0.8648, यानी कि 8 और 36 18 0.83। अगर हम 3/2 को देखें तो इसे 1.5 लिख सकते हैं। 7/4 को देखें तो 7/4 को लिख सकते हैं 4 एकम 4 और 7 4 7 28 1.7। 9/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 एकम 8 8 एकम 8। अब देखिए घटते हुए के पास ये सब सारा डेटा आ गया, तो हमसे कह रहा है कि घटते हुए क्रम में सजाइए। घटते हुए यानी कि सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाएगी, तो 7/4 सबसे बड़ा है। 7/4 के बाद कौन है, 3/2 है। 3/2 के बाद क्या है, 9/8 है, और 9/8 के बाद 5/6 है। तो आपका घटता हुआ क्रम क्या हो जाएगा, 7/4, 3/2, 9/8, 5/6। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि P और Q एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, Q और R उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, P, Q और R मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं। तो P और R मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले P प्लस Q इस काम को 8 दिन में कर सकते हैं, Q प्लस R मिलकर इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और P प्लस Q प्लस R मिलकर इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। अब देखिए 8 12 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये हो गया 24। अब देखिए हम अगर इसकी क्षमता देखें तो क्षमता हमारे पास क्या हो जाएगा, P प्लस Q का क्षमता 24/8 यानी कि 3, Q प्लस R की क्षमता हो जाएगा 24/12 यानी कि 2, अब P प्लस Q प्लस R का क्षमता जो होगा 24/6 यानी कि 4। देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा है P और R कितने दिन में काम करेंगे। अब देखिए Q प्लस R, यहाँ देखिए Q प्लस R का क्षमता क्या है, 2 है, यानी कि Q प्लस R का क्षमता 2 है। अब P प्लस Q प्लस R का क्षमता 4 है, तो इस P की क्षमता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जब P का क्षमता हमारे पास 2 आ गया, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे P और Q का, अब हमको R देखना है। तो R का क्षमता हम कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए P प्लस Q का टोटल क्षमता 3 है, तो P प्लस Q का टोटल क्षमता 3 है, इसका मतलब है R का जो क्षमता हो जाएगा वो R का क्षमता 1 हो जाएगा। जब R का क्षमता 1 हो जाएगा तो P और R मिलके 24 काम को 2 + 1 यानी कि 3 के एफिशिएंसी से कितना दिन में समाप्त कर देंगे, तो 8 दिन में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो 8 दिन, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बस लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है
कि कोई व्यक्ति एक मोबाइल 8% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 20% कम पर खरीदता और 640 रुपया अधिक पर बेचता तो उससे 40% का लाभ होता। तो मोबाइल का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था, यानी पहले वाला सेलिंग प्राइस क्या था। अब हमने मान लिया कि 100 रुपया उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस होगा। बात को समझिएगा। अगर पहला सेलिंग प्राइस देखें, सेलिंग प्राइस 1, तो ये कह रहा है कि 8% लाभ पर बेचिएगा। अब 100 रुपया के सामान को 8% लाभ पे बेचिएगा तो 108 रुपया में बेचिएगा, 108 रुपया में बेचिएगा तभी तो 8% लाभ होगा। दूसरा में कह रहा है यदि वह उसे 20% कम पे खरीदता है, यानी 100 रुपया के सामान को अगर वो 20% कम में खरीदता है, यहाँ देखिए 8% प्रॉफिट में बेच रहा है, 20% कम में खरीदता तो 80 रुपया में खरीदता। अरे 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है, अगर 20 रुपया कम में खरीदता तो 80 रुपया में खरीदता। ठीक है, 80 रुपया में खरीदता तो उसे 40% का लाभ होता। यानी इस 180 का अगर 40% देख लें तो हमारा SP2 कितना हो जाएगा। 100 का सामान अगर 40 रुपये प्रॉफिट में बेचेंगे तो 140 रुपये में बेचेंगे तो 140/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। ठीक है, अब काट दिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 14 8 कितना होता है, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 कम 8 3 11, यानी कि 112 रुपया। यानी कि इसका SP2 कितना हो गया, 112 रुपया। देखिए 108 से 112 होता है तो कितने का अंतर आता है, तो ये 4 रुपया का जो अंतर आ रहा है, ये 4% का जो अंतर आ रहा है, ये किसके बराबर कह रहा है, तो ये आपको कह रहा है 640 रुपया अधिक कमाता। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, ये आपका 160 रुपया, 16 चौका 64, यानी कि 160 रुपया। तब 108 रुपया यानी सेलिंग प्राइस कह रहा है कि पहला सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 160 गुना 108 कर दीजिए, हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो अब देखिए ये कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 16,000 को 108 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17,280 रुपया। यानी कि उसका प्रारंभिक जो मूल्य था 17,280 रुपया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि 16 भुजाओं वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। तो विकर्ण की संख्या जो होता है निकालने का एक फॉर्मूला होता है। विकर्ण की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n × n-3/2। विकर्ण की संख्या जब से आपके पूछे कोई भी बहुभुज दिया 16 17 18 20 22, आप विकर्ण की संख्या पूछे थे n × n-3/2। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 भुजाओं वाला, तो n कितना दिया है 16, तो 16 × 16 - 3/2, 2 से 16 को काट दीजिए 8 बार में, ये हो जाएगा 8 गुना 13। तो ये कितना हो जाएगा, 13 8 कितना, 8 3 के 24 के 4 हाथ में 2, 8 8 2 10, ये आपका 104 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि एक नाव 3 घंटे में अनुकूल प्रवाह में 8 किलोमीटर और प्रतिकूल प्रवाह में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि यही नाव 32 किलोमीटर अनुकूल और 18 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में तय करने के लिए 7 घंटे लेती है। तो धारा की चाल क्या हो। देखिए यहाँ कह रहा है कि अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल मतलब धारा के साथ और प्रतिकूल मतलब कि धारा के विरुद्ध में। बात को समझिएगा। अब अगर हम कहें कि नाव की चाल, अगर नाव की चाल को अगर हम x किलोमीटर प्रति घंटा कह दें और धारा की चाल को अगर हम y किलोमीटर प्रति घंटा कह दें, तो अगर नाव धारा के साथ जाएगी, अगर नाव धारा के साथ जाएगी, तो धारा के साथ अगर नाव बहेगी तो ये क्या हो जाएगा, धारा के साथ अगर नाव बहेगी, धारा के अनुकूल अगर नाव बहेगी तो x + y किलोमीटर प्रति घंटा जाएगी। मान लीजिए कि आप नदी में इधर जा रहे हैं और धारा भी इसी दिशा में है,
तो आप जो स्पीड से जाइएगा वो चाल और धारा की स्पीड वो दोनों एक साथ बह के आपका टोटल स्पीड हो जाएगा। अब मान लीजिए आप इधर से नाव के साथ जा रहे हैं और धारा की चाल इधर से है, तो इधर आपको धकेलेगा। मान लीजिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आपका नाव है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपका धारा बह रहा है, तो वो आपको माइनस कर देगा 4 - 2, यानी कि आपकी जो चाल होगा वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बात को समझिएगा। तो धारा के अनुकूल जाएगा यानी साथ में तो x + y हो जाएगा, और इसके प्रतिकूल जाएगा तो प्रतिकूल जाएगा तो क्या हो जाएगा x - y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाव 3 घंटे में अनुकूल प्रवाह में 8 किलोमीटर और प्रतिकूल प्रवाह में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है 3 घंटा में। अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बट्टा समय। ये चीज़ बहुत काम का चीज़ है, इसमें आपका अप्लाई होता है। अब देखिए क्या होता है कि एक नाव 3 घंटे में अनुकूल प्रवाह में 8 किलोमीटर यानी कि 8 किलोमीटर की चाल से जा रही है। अनुकूल प्रवाह में जाएगी तो किस किलोमीटर जाएगा, x + y से जाएगा, और प्रतिकूल में जाएगा तो क्या चाल से जाएगा 12/x - y, और इसे कितना समय लगता है, तो 3 घंटा। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। बात को समझिएगा। दूसरा इक्वेशन आता है, जबकि यही नाव अगर 32 किलोमीटर अनुकूल जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा 32/x + y प्लस 18 किलोमीटर प्रतिकूल जाएगा तो 18/x - y। ये कितना समय लेता है, तो 7 घंटा लेता है। तो हमसे पूछ रहा है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि y हमको ज्ञात करना। अब देखिए ये इक्वेशन समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण से हमको डर लगता है, ये समीकरण हमको सॉल्व करने से डर लगता है, तो हम क्या करेंगे, हम आपको यहाँ लिखते हैं, दिखाई दे रहा होगा 1/x + y को हम मान लिए a और 1/x - y को हमने मान लिया b। जब हम b मान लिए तो ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा 8a + 12b = 3, और ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा 32a + 18b = 7। अब देखिए ये दोनों कैसे कटेगा तो, लेकिन कैसे कटेगा। अब हम क्या करते हैं, इस a को, ये 32 से है तो समीकरण 1 जो है इसमें 4 से गुना कर लेते हैं और समीकरण 2 में 1 से गुना कर लेंगे। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 8 चौके 32a प्लस 12 चौका 48b = 12। अब ये समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस करेंगे तो समीकरण 2 लिखेंगे 32a + 18b = 7। अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 32 कट जाएगा। 48 में से 18 घटाएंगे तो 8 में से 8 गया 0, 4 में से गया 30b का मान अगर 5 आ गया तो यहाँ से b का मान क्या आ जाएगा 5/30 यानी कि 1/6। अब देखिए b का मान अगर 1/6 आ गया तो ये b का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें, अगर b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से हमारा a का मान आ जाएगा 8 है प्लस 12 गुना b का मान 1/6 है, ये 3 के बराबर है तो 6 दूनी 12, तो 8a का मान ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 - 2 यानी कि ये, तो a का मान क्या आ जाएगा 1/8। अब देखिए बात को समझिएगा, देखिए 1/x + y का मान a है तो 1/x + y का मान a है, तो a का मान कितना है 1/8 यानी कि धारा के साथ चाल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 1/x - y का मान b है यानी कि 1/6 है। तो यहाँ से इसको यहाँ लिखते हैं 1/x - y = 1/6 यानी कि x - y का मान 6 आ गया। तो अगर हम यहाँ x - y का मान अगर 6 रख दिए तो देखिए यहाँ भी 2 इक्वेशन हो गया। तो हमको चाल निकालना है, y का मान निकालना है। तो यहाँ अगर दोनों को जोड़ देंगे तो y पहले कट जाएगा तो 2x का मान कितना हो जाएगा 14, तो x का मान हो जाएगा 7।
जब x का मान 7 हो जाएगा तो इस इक्वेशन में x का मान या तो इसमें रखिए या इसमें ऊपर वाला में रखिए। ऊपर वाला में 7 प्लस x का मान अगर 8 रखिएगा, ये y है तो y का मान क्या हो जाएगा 8 माइनस 7 यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि एक फल विक्रेता किसी दिन 200 केले बेचता है तथा उसे 40 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगले दिन उसे उतना ही केला बेचा तथा उसे 40 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो दोनों स्थितियों में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि के संख्यात्मक मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, पहला दिन जो केला बेचता है 200 केला बेचता है और 40 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो जो इससे लाभ होता है ना वो 40 केले का लाभ होता है। टोटल बेचता कितना है 200, यानी कि वो 160 का ये किया 160 उसका क्रय मूल्य होगा। तो 100% में निकाल देंगे। 1 0 से 4 से 4 कट गया, 4 से 100 कट गया यानी 25, यानी उसे कितना परसेंट का लाभ होगा 25% का। दूसरा बार क्या होता है उसे हानि होता है, उतना ही केला बेचा तथा उसे 40 केले के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। हानि उसे हुआ, केला वो 200 बेचा तो 40 केला का हानि हुआ तो कितना 40 केला का उसको हानि होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा 240 केला हो जाएगा। तो 240 गुना 100, ये 4 छक 24 यानी कि 2 3 6 2 से 50 यानी कि 50/3%, यानी कि कह सकते हैं 16.2/3% का हानि होगा। अब इन दोनों का टोटल जो उसका अंतर होगा, टोटल अगर कहा जाए तो 25% माइनस 16.2/3%, यानी कि ये कितना हो जाएगा हम कह सकते हैं, अगर इसे हम 50/3% लिख दें, अगर इसे हम 50/3% लिख दें तो ये क्या हो जाएगा 25 तिया 75, 25 तिया 75% माइनस 50%/3 यानी कि 25/3% का क्या हो जाएगा उसको लाभ होगा, यानी कि 8.1/3% कह सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि एक लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है जिसका क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है। यदि पिरामिड का आयतन 1280 घन मीटर है तो तिर्यक सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा गया। मान लीजिए कि इस तरीके से एक वर्गाकार पिरामिड है, ठीक है, इस तरीके से होगा, ठीक है, ये आपका H होगा, ये आपका L होगा और ये वाला जो वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा R होगा। यही मान लीजिए, मानने में कुछ नहीं जाता, ये 2D डायग्राम हम बना लिए, ठीक है। अब देखिए हमसे कह रहा है कि आयतन हमारे पास दिया हुआ है, पिरामिड का आयतन अगर हम देखें तो आयतन बराबर होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ये ऊंचाई। अब देखिए पिरामिड का आयतन हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन में कि 1280 आयतन है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ, जिसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल दिया हुआ 256, तो 256 यहाँ से हमारे पास H निकल जाएगा। अब 5 2 7 7 6 13 नहीं कटेगा। अब देखिए 256 से 1280 कट जाएगा 5 बार में, ये 3 इधर गुना का हो जाएगा तो H का मान हो जाएगा 5 × 3 यानी कि 15 मीटर, ठीक है। अब देखिए अगर इसका वर्ग का क्षेत्रफल 256 दिया हुआ है, यानी कि ये जो भुजा होगा ये 16 होगा। जब ये भुजा 16 होगा तो ये जो आधा होगा ये R होगा, ये कितना होगा 8 होगा, ठीक है। जब H का वैल्यू हमारे पास 15 आ गया तो ये तिर्यक जो ऊंचाई है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई L, तिर्यक ऊंचाई जो होता है वो L होता है, वो क्या होता है √R² प्लस H²। तो ये क्या हो जाएगा √R² यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस H² यानी कि 15 का स्क्वायर। ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 × 8 = 64, 15 का स्क्वायर 225 यानी कि √200, 5 4 9
6 द्वार 289 यानी कि 17, यानी इस एल का मान क्या हो जाएगा 17 मीटर। 17 मीटर में है तो मीटर में हो गया। अब हमसे कह रहा है कि तिर्यक सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पिरामिड का पूरा, तो अब देखते हैं, अब हमसे पूछा गया कि तो तिर्यक सतह का क्षेत्रफल यानी कि क्या हो जाएगा। तो इसका पूरा तिर्यक सतह का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, तिर्यक सतह का क्षेत्रफल जो होगा वो 1/2 आधार का परिमाप गुना ये क्या हो जाएगा एल। अब देखिए 1/2 इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4 भुजा क्या होता है 4 गुना भुजा, तो ये 16 चौके 64 गुना एल का मान 17 है, 2 से ये कट जाएगा 32 बार में, 32 और 17 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 544 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा 544, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि 50 छात्रों की कक्षा में सभी छात्रों का औसत भार 45 किलो है। ठीक है, 2 छात्रों के चले जाने से कक्षा का औसत भार 150 ग्राम कम हो जाता है, तो कक्षा छोड़कर जाने वाले छात्र का औसत भार ज्ञात करना। अब देखिए टोटल छात्रों का औसत भार कितना है 45 किलो। अब छोड़ के चला गया कितना, तो 2 चला गया जो 150 ग्राम कम होता है। तो 150 ग्राम का मतलब होता है 150/1000, ये क्या हो गया किलो में हो गया। ये छोड़ के चले गए, तो जब ये छोड़ के चला जाएगा तो बच गया कितना 48/2। बस इसको काट दीजिए, ये चला जाएगा 2 चौक 2 दूनी 4, 2 चौक 8 24, 1 0 से 1 0, 5 3 15, 5 से कट जाएगा 20, 20 बार में 2 से काट दीजिए, 10 बार में 2 से काट दीजिए 12 बार में, यानी कि 45 + 12 3 36/10, यानी कि 45 + 3.6 यानी कि 48.6 किलोग्राम का जो आदमी था वो छोड़ के चला गया, जिसका औसत भार 48.6 ग्राम था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि एक पिता अपने बेटे से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। यदि पिता की वर्तमान उम्र 60 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या हो जाए। अब कह रहा है पिता कहा है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, यानी कि वर्तमान उम्र के बराबर थी, यानी कि पिता 60 पर है, 60/2 यानी कि 30 वर्ष का होगा। तो 5 वर्ष पहले इसका बेटा कितना साल का होगा 30 - 5 यानी कि 25 वर्ष का होगा। कितना साल का होगा 25 वर्ष का होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि 734 के पावर फैक्टोरियल 53 गुना 673 के पावर फैक्टोरियल 67 गुना 938 के पावर फैक्टोरियल 26 गुना 879 के पावर फैक्टोरियल 32। देखिए फैक्टोरियल दिया गया है, उसका हमको इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 3 से ज़्यादा जो फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल 3 से ज़्यादा होता है तो उसका पावर हम 4 ले लेते हैं। तो इस 4 के पावर ये 4 गुना इस 3 के पावर भी 4 हो जाएगा, ये 8 के पावर भी 4 हो जाएगा, ये 9 के पावर भी 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 के पावर 4 यानी 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 6, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6। 3 के 9 3 27 3 81, इसका क्या हो जाएगा 1 यूनिट डिजिट। इसका हो जाएगा 8 हटाए 64, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 4 बार में 6 हो जाता है, और 9 81, 9 एकम 9, 9 81, इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ये क्या हो जाएगा 6 चक्का 36, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्न वृत्तारेख में एक विद्यालय के विभिन्न प्रयोगों में प्रवेश पाए छात्रों की संख्या को दर्शाता है। इसका अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दें। आपको वहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा,
कह रहा है कि यदि विज्ञान में 800 छात्रों को प्रवेश मिला तो कुछ छात्रों की संख्या कितनी है। तो कुछ छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी। विज्ञान में देखिए 800 छात्रों को प्रवेश मिला, डिग्री कितना है विज्ञान का 100, 800 बट्टा 100 गुना 360 डिग्री। 2 से 2 जीरो कट गया, ये चला जाएगा 808, 8 छक 48 के 8, हाथ में 4, 8 के 24, 4 28 यानी कि 2880। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण किसी खंभे के आधार और शीर्ष से क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई अगर 10 मीटर है तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। ये एक टावर है, ठीक है, यहाँ एक खंभा है, ये 10 मीटर लंबा है, ये दोनों आधार हैं। अब टावर की ऊंचाई से खंभा का जो आधार है यहाँ से इसका 60 डिग्री है, और ये आपका बेस यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ से खंभे की ऊंचाई से इसका 30 डिग्री है। तो हमसे कह रहा है कि ये जो टावर है इसका ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। देखिए टावर की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। देखिए क्या होता है, हमने आपको कई बार, अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो हम बताते हैं, अगर ये 30 डिग्री है, देखिए ये 30 डिग्री है, तो ये पूरा जो कोण होगा वो 60 डिग्री होगा। ये पूरा कोण क्या हो जाएगा 60। 30 डिग्री के सामने क्या होता है ए होता है, या कह सकते हैं कि 1 होता है। 30 डिग्री के सामने 1 होता है, और 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3 होता है। जब 30 डिग्री के सामने 1 होता है और 30 डिग्री के सामने 1 होता है, तो इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 60 डिग्री के सामने √3 होता है, तो जब इसका आधार का यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू √3 होगा, तो इस वैल्यू का भी मान क्या हो जाएगा √3 होगा। क्या होगा √3 होगा। अब देखिए ये पहला वाला, दूसरा वाला में देखते हैं कि दूसरा ये क्या है 60 डिग्री है। जब यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ क्या होगा 30 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3 होता है, और 30 डिग्री के सामने क्या होता है 1 होता है। अब देखिए ये 60 डिग्री के सामने ये √3 होगा, तो ये टोटल संख्या यहाँ से यहाँ तक √3 होगा, और 30 डिग्री यहाँ होगा, तो ये सामने क्या होगा 1 होगा। अब देखिए जब 30 डिग्री के सामने √3 है, तो √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 गुना √3, यानी कि ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मान होगा वो 3 होगा। लेकिन यहाँ तक का मान आपका 1 है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो ये वैल्यू आपका 2 होगा। अब देखिए इस 2 रेशियो का वैल्यू ये खंभा का जो ऊंचाई दिया है कितना दिया है 10 मीटर, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 मीटर। जब 1 रेशियो का वैल्यू 5 मीटर हो जाएगा, तो ये टावर का टोटल ऊंचाई कितना है 3 है, तो टोटल टावर का ऊंचाई क्या हो जाएगा एच कितना हो जाएगा 3 गुना 5, यानी कि 15 मीटर ऊंचा ये टावर होगा। तो 15 मीटर ऊंचा टावर होगा, तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि 500 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याओं को जब 35 और 49 से विभाजित किया जाता है तो हर बार शेष बचता है। 500 से कम, 500 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 500 से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखिए 35 कितना है 35 और 49। अब 35 और 49 का एलसीएम लेंगे तो 7 5 35, 7 7 49, ये क्या हो जाएगा 7 5 35, 7 35 गुना 7 हो जाएगा 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 7 के 21, 3 24, यानी कि 250, यानी कि 245 प्लस ये 30 आपको शेष होना चाहिए, यानी कि 245 से कटना चाहिए प्लस शेष इतना होना चाहिए। अब देखिए एक ही संख्या होगा, 500 से कम एक ही संख्या होगा, क्योंकि 200 के बाद ये क्या हो जाएगा 490, 490 या 30 कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा, तो केवल एक ही संख्या होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि आंकड़ों 3 4 x 9 1 y 5 8 का माध्य 6 है। माध्य देखिए क्या होता है, माध्य होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या, यही होता है सभी संख्या, यही होता है। अब देखिए आंकड़ा
3 4 ये मात दिया, मात कितना दिया 6 बराबर 3 + 4 + x + 9 + 1 + y + 5 + 8 बटा कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। ये 8 इधर आके गुना हो जाएगा, 8 छक 48 बराबर 4 3 7 9 7 16 16 1 17 17 5 22 22 8 30, यानी कि 30 + x + y, यानी कि अगर यहाँ से x + y देखेंगे तो ये इधर आएगा तो 48 में से 30 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 18। ये इक्वेशन हमारा एक हो गया। दूसरा कह रहा है यदि x को 2x + 1 से बदला जाए और y को 3y + 2 से बदला जाए तो माध्य क्या होता है 4 बढ़ जाता है। अब 6 से कितना हो जाएगा माध्य 10 हो जाएगा, 10 बढ़ हो जाएगा तो 3 + 4 + x को क्या कहता है, x को 2x + 1 कहता है। x को कह रहा है 2x + 1 + 9 + 1 + y को कह रहा है कि 3y + 2 से बदला जाता है, यानी y को कह रहा है 3y + 2 से बदला जाता है +5 + 8 बट्टे में टोटल संख्या कितना है, ये 8 ही है। अब ये कहाँ चला जाएगा 8 दहा 80 बराबर ये कितना हो जाएगा 4 3 7 7 1 8 8 9 17 1 18 2 20 20 5 25 25 और 8 33, यानी कि 33 + 2x + 3y। अब 33 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो 2x + 3y बराबर कितना हो जाएगा 80 - 33, यानी कि 10 में से 3 गया 7 और 7 में से 3 गया 4, यानी कि 47। यानी कि ये इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया कि 2x + 3y बराबर 47, ये x + y बराबर 18। हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुना करके समीकरण 2 में से 1 घटा देते हैं। समीकरण 2 है 2x + 3y बराबर 47, इसमें 2 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा 2x + 2y बराबर 18 दूनी 36, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 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 2x 2x कट जाएगा, 3 में से 2 y जाएगा तो y बराबर 7 में से 6 गया 1, 4 में से 3 गया 1, यानी कि y का मान 11 आ गया। जब y का मान 11 आ गया तो समीकरण 1 में अगर हम y का मान रखेंगे तो x + 11 बराबर 18, तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 7 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो x का मान ज्ञात करना था तो x का मान क्या आ गया 7 आ गया, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि किसी धन पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर 282 रुपये 15 तथा साधारण ब्याज 270 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। ब्याज की वार्षिक दर हमको बताना है। देखिए एसआई कितना है, सीआई कितना है, सीआई माइनस एसआई करेंगे तो 282.15 माइनस 270, यानी ब्याज कितना मिलता है, तो ब्याज आपको मिल जाएगा 12.15 रुपीज़। कितना मिलता है 12.15 रुपीज़, दोनों के बीच का अंतर है। अब देखिए साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है, 270 रुपया प्राप्त होता है 2 साल में, तो 1 साल में कितना प्राप्त होगा 135 रुपया, यही होगा। तो अब अगर हमको रेट निकालना है तो 12 रुपया 15 पैसा का अंतर है किस पे 135 रुपया पे, तो 100% पे कितना हो जाएगा 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 7 35 27, 5 से काट दीजिए ये 20 बार में कट गया। अब देखिए 1 2 3 3 1 4 5 9, यानी 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 चौके 12, 3 5 15, यही होगा 4.05। 4.05 को अगर हम काट दें तो ये कट जाएगा 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 10 में से 6 गया 4, 9 5 45, यानी कि ये कट जाएगा 4.5 जो है ये कट जाएगा 9 चौके 36, 9 5 45, ये कितना बार में कट गया 0.5 बार में, तो ये कितना बार हो जाएगा 45 दूना 90, यानी कि 9, यानी कि रेट कितना परसेंट हो जाएगा 9%। रेट क्या हो जाएगा 9%, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी
अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितना देर में पार कर जाएगी। अब देखिए इधर से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की जा रही है, उधर से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है, तो इन दोनों का चाल क्या हो जाए, जुड़ जाएगा। तो 45 + 6 कितना हो जाएगा, 51 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या हो गया, 51 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 51 × 5/18 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। अब देखिए समय क्या होता है, समय बराबर होता है कि दूरी बट्टा चाल। क्या होता है, दूरी क्या होगी, ये ट्रेन की जो लंबाई होगी वो हमारा दूरी हो जाएगा। तो 170 बट्टा चाल हमारा क्या है, 51 × 5, ये 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब देखिए 3 से हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 17 बार में, 3 से कट जाएगा 6 बार में, 17 ये कट जाएगा 10 बार में, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 6 दूनी 12 सेकेंड में वो पार कर जाएगा। समय कितना लगेगा, 12 सेकेंड। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि यदि x बट्टा x² - 2x + 1 बराबर 1/3 हो तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² - 2x + 1 बराबर क्या हो गया, 3x। अब ये 3x को उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² + 1 बराबर 3 × 2 = 5x। ये हो गया। अब देखिए दोनों तरफ अगर हम x से भाग दे दें, अगर दोनों तरफ x से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1/x बराबर 5। क्या आ गया हमारे पास, x + 1/x का मान अगर 5 हो तो x³ + 1/x³ का मान क्या होता है। हम जानते हैं कि अगर x + 1/x का मान a हो तो x³ + 1/x³ का मान होता है a³ - 3a। तो जब x + 1/x का मान 5 है तो x³ + 1/x³ का मान क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब -3 × 5, 5 का क्यूब होता है 125 - 15, यानी कि 110 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि यदि sin थीटा + cosec थीटा बराबर 2 हो तो sin के पावर 15 थीटा + cosec के पावर 15 थीटा का मान क्या होगा। देखिए एक चीज़ यहाँ याद रखिए, अगर sin थीटा + cosec थीटा का मान कुछ भी रहे तो sin के पावर n थीटा प्लस cosec के पावर n थीटा भी वही रहता है, यानी कि जो संख्या रहेगा तो इसका मान 2 है तो इसका भी मान 2 ही होगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि 2 मिश्र धातुओं में टीन और लोहे का क्रमशः अनुपात 1:2 और 2:3 के अनुपात में है। यदि दोनों मिश्र धातुओं को क्रमशः 3:4 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाए तो नई बनी मिश्र धातु में टीन और लोहा का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए क्या दिया है, टीन और लोहा का अनुपात। हमने मान लिया एक ए टीन है जिसका अनुपात दिया है 1:2, एक बी बर्तन है जिसका अनुपात हमने देखा कि 2:3 दिया। अब देखिए यहाँ पे टोटल ए का अनुपात कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पे हो गया 5, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना कर लेंगे, इसमें 5 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 ए में क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बी में क्या हो जाएगा, बी में हो जाएगा 3 दूनी 6 और तीसरी के 9, ये बी टीन और लोहे का अनुपात हो गया। अब देखिए कह रहा है कि दोनों मिश्र धातुओं को क्रमशः 3:4 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाता है। अब इसमें हमने देखा कि इसे 3 अनुपात कर दीजिए और इसे 4 अनुपात कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और 10 × 3 = 30, और ये क्या हो जाएगा, 4 × 6 = 24 और 4 × 9 = 36। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 × 4 = 9, 39 अनुपात, ये 30 × 30 = 60 × 6 = 66,
3 से कट जाएगा 13, 3 से कट जाएगा 13 बार में, और 3 से ये कट जाएगा 22 बार में, यानी कि ए अनुपात बी जो है टीन और लोहा का अनुपात कितना आ जाएगा 13:22। 13:22 यानी कि ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र O है। यदि कोण BAC का मान 50 डिग्री है तो कोण BOC का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, इसका अंतः केंद्र O है। इसका अंतः केंद्र क्या है? O है। मान लीजिए ये अंतः केंद्र O है। कोण BAC का मान 50 डिग्री दिया, यानी इस कोण का मान कितना दिया है 50 डिग्री। तो हमसे कह रहा है कोण BOC का, कोण BOC का यानी केंद्र पर का कोण क्या होता है, तो कोण BOC का जो मान होता है 90 डिग्री। केंद्र पर का कोण का मान याद रख लीजिएगा, 90 डिग्री प्लस इस कोण का आधा होता है। इस कोण यानी कि कोण A का आधा हो जाएगा, तो 90 डिग्री प्लस 50/2 यानी कि 90 प्लस 25 हो जाएगा 115 डिग्री। यानी कि ये जो कोण होता है ना, इस कोण का 90 डिग्री प्लस इस कोण का आधा होता है। याद रखिए ये थ्योरम है, ठीक है। तो 90 प्लस 25 कितना हो जाएगा 115 डिग्री। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 39 आता है, ठीक है। किसी संख्या को 114 से भाग देने पर, मान लीजिए वो संख्या x है, 114 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है 39 आता है। तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या आ जाएगा। यानी कि अगर ये संख्या की बात करें तो 114 प्लस 39 वो संख्या क्या होगी 9 4 13 के 3 हाथ में 1 1 2 3 2 5 यानी कि 153। अब 153 को हम अगर 19 से भाग देंगे तो 19 8 152 होता है, यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। तो शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।